Hi viewers, welcome to the first video of this course. We will start from cell. So we see so many things around us. Some are living, some are non-living. So one most important difference between these things is what? Means जो भी लिविंग नॉन लिविंग है उनके बीच जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? तो अगर साइंस के व्यू से ऑब्जर्व किया जाए तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है हमें वो जो लिविंग बीइंग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस नहीं होगा, नेवर। ये जो है कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। डिटेल में इसके बारे में जो वायरस पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा बहुत जो काम कीजिए उतना ही यहाँ पे रहेंगे अप टू दैट ओनली। और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे अमीबा हो गया सबसे जो फेमस है। तो इन सब में फंजाई भी होता है, जो फंगस बोलते हैं, आप ब्रेड पे लग जाती है, या जो कपड़े और ये अचार जेल इन सबको खराब कर देती है। ब्रेड पे भी आप देखते होंगे जो फफूंद होती है वो सब फंजाई होता है एक्चुअली। जो पेंसिलिन मेडिसिन आप लगाते हो एक्चुअली वो फंजाई से निकाली जाती है। ओके, तो सारे के सारे नॉन लिविंग में आप जो भी ईंट पत्थर जमीन है सब वो सब आता है। ठीक है, तो इसमें जो मेन डिफरेंस आता है एक्चुअली वो लिविंग थिंग्स जो भी होती हैं वो सेल की बनी होती है। तो अगर हमें लिविंग के बारे में जानना है, मतलब कैसे जो है जो लाइफ है उसकी साइंस के बारे में जानना है, उसको समझना है, तो हमें सेल को समझना होगा। बिना सेल के बारे में जाने हम लाइफ का कुछ भी नहीं समझ सकते। इसीलिए हम जो है सबसे पहले सेल से स्टार्ट करेंगे। तो सेल जो होता है एक्चुअली ये नेकेड आई से नहीं दिख सकती। मतलब आप जैसे बुक देख सकते हो, ये पेन देख सकते हो, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, इस तरह से हम नॉर्मली सेल्स को नहीं देख सकते। इनका जो साइज होता है वो एक्चुअली माइक्रोन रेंज में होता है, जिसको म्यूएम से या माइक्रोन से दिखाते हैं। और ये माइक्रोन जो होता है ये 1 मीटर का 10⁻⁻⁶ पार्ट होता है। मतलब 1 मिलियंथ पार्ट। अगर हम 1 मीटर की जो स्केल होती है उसको 1 मिलियन टाइम ब्रेक करें तो उससे जो एक पार्ट निकलेगा उसकी जो डायमेंशन होगी वो 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन होगी। तो उस रेंज में सेल्स का साइज होता है। और हमारे आंखों की जो रिजॉल्विंग पावर है, जो रिजोल्यूशन है, वो सब मिलीमीटर रेंज में होती है। मतलब मिलीमीटर का जो 10th पार्ट है वहीं तक हम देख सकते हैं, और ये मिलीमीटर के थाउजेंड्स हंड्रेड्स पार्ट में आती है, इसीलिए बेसिकली हम इनको नहीं देख सकते। तो बॉडी या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से वैसे ही बने होते हैं। जैसे सबसे कॉमन जो भी क्लास की बात करें तो क्लास में क्या होते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स की होती है। इस क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, उस क्लास में इतने स्टूडेंट हैं। जैसे क्लास स्टूडेंट की बनी होती है, बुक होती है, बुक में क्या होता है, पेज होता है। दीवार है, घर है, किसका बना होता है, ब्रिक्स या स्टोन्स का बना होता है। ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी है वो सेल की बनी होती है। तो सेल के बारे में स्टडी जो है वो स्टार्ट हुई। सबसे पहले सेल को देखा था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। लिविंग सेल को अगर देखने की बात की जाए तो ये एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने देखा था। तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। और जस्ट हम सेल कह दें, लिविंग और डेड ना बोले, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने जो है वो डेड सेल्स देखी थी, डेड सेल्स कॉर की सबसे पहले। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ लिविंग, तो अगर लिविंग की बात करें तो वहां पे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek का नाम आएगा। इसके बाद ये जो हिस्ट्री कंटिन्यू, तो जो एक थे जर्मन बॉटनिस्ट, सेल के बारे में और इंफॉर्मेशन आती है। एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडेन, और एक थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट
स्वान। तो इन दोनों ने जो है अलग अलग सेल का स्टडी किया। जो ये स्लाइडेन थे, इन्होंने बेसिकली प्लांट जो था प्लांट सेल की स्टडी की, और ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल की स्टडी की। तो ये दोनों जो है एक ही कंक्लूजन पे आए कि चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, सबकी जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है बट इनका कहने का मतलब था, ये जो सेंटेंस है इसकी मीनिंग ये है कि हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, यूनिसेलुलर हो, वो किसका बना होता है? सेल का बना होता है। तो हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल यूनिट की बात करें तो बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं वो सेलुलर लेवल पे स्टार्ट होते हैं, और पूरा वो सेल का ग्रुप टिश्यू बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। तो वो सारे मिलकर के जो फंक्शन भी बेसिकली सेल के लेवल से ही स्टार्ट होता है। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। और दूसरे तरीके से तो इन दोनों ने मिल करके सेल थियरी दी। सेल थियरी क्या कहती है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल का बना होता है, और सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होती है लाइफ की। उसी में जो है बाद में एक और साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ वर्चाउ। इन्होंने एक और सेंटेंस जोड़ दिया, लैटिन सेंटेंस है, तो फ्रेज कहना ज्यादा सही होगा, ओमनिज सेलुला अ सेलुला। ये लैटिन सेंटेंस है। जैसे बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो ग्रीक या लैटिन से हैं। साइंस में भी इवन आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं भी आपने सुना होगा कि जैसे चीफ जस्टिस ने जो है वो सुओ मोटो लिया। सुओ मोटो होता मतलब वो स्वतः से जो है चीज़ों को दे करके अपने राइट में लेकर के स्टार्ट कर देना। तो ऐसे ये भी क्या, ओमनी सेल्ला असेल्ला एक लैटिन फ्रेज है, जिसका मतलब होता है कि जो नई सेल्स होती हैं वो पुरानी सेल से बनती हैं। इसकी मीनिंग क्या है? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यही इसका मतलब होता है। तो सेल थियरी में दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट की जो होती है वो लाइफ की वो सेल है, और दूसरा पॉइंट होता है कि जो नई सेल्स होती हैं वो पुरानी सेल से बनती हैं। तो ये हो गई सेल थियरी। तो इसमें ये पूछा जाता है किसने दिया था? प्रपोज किया था एक्चुअली स्लाइडेन एंड स्वान ने, और इसको बाद में मॉडिफाई किया जो है रुडोल्फ वर्चाउ ने। तो हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया अभी कि सेल जो है वो लाइफ की जो है, अगर अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए तो हमें सेल को पढ़ना होगा। और सेल जो होता है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। अब किसी भी चीज के बारे में पढ़ना हो तो पहले हम उसके साइज से स्टार्ट करेंगे। साइज जो होता है सेल का, और भी मैंने पहले ही बताया था आपको, नेकेड आई से जनरली नहीं दिखती है। ओके, तो जो सबसे छोटी सेल होती है अगर हम बात करें वो होती है 0.3 माइक्रोन की, और ये होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। इसका शेप बदलता रहता है, इसलिए इसको माइकोप्लाज्मा को दूसरा नाम दिया गया है जोकर ऑफ द बैक्टीरियल वर्ल्ड। ज्यादातर बैक्टीरिया का शेप जो है साइज फिक्स होता है, इसका शेप और साइज
मतलब साइज शेप तो नहीं फिक्स रहता, इसलिए इसको जोकर ऑफ द बैक्टीरियल वर्ल्ड बोला जाता है। तो सबसे छोटा ये होता है। उसके बाद इससे जो बड़े होते हैं बैक्टीरिया, उनका साइज जो रेंज करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनका साइज जो जनरली 1 to 2 माइक्रोन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें आरबीसी की, आरबीसी का साइज होता है 7 माइक्रोमीटर। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं ज़्यादातर का जो डायमीटर होता है 10 to 20 माइक्रोन होता है। अब इसका अगर हम कंपैरिजन करें ह्यूमन हेयर जो कि हम देख सकते हैं, ह्यूमन हेयर की जो एवरेज विड्थ होती है एशिया के लोगों की, तो जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मिलीमीटर, कहीं पे 0.9 भी होता है, 0.8 भी होता है, वो वेरी करता है। तो 0.1 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेटली जो है जो होती है, जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें आरबीसी से अपने, तो 1 माइक्रोन में, इन 1 माइक्रोन 1000 होता है। तो अगर हम 0.1 माइक्रोन की बात करें तो हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर जो होगा हो जाएगा 100 माइक्रोन। 100 माइक्रोन अगर हम इसकी कंपैरिजन करें जस्ट आरबीसी से, तो आरबीसी से क्या हो जाएगा, इसका है 7 और ये कितना है 100 हेयर जो है। तो जो हमारी एक रेड ब्लड सेल होती है वो कितना हो जाएगी 100/7 अप्रॉक्सीमेटली 13-14 टाइम्स बड़ी होगी, तो 10 के ऑर्डर में बड़ा होगा। तो अगर हम एक हेयर बनाएं, ओके, तो अगर हेयर की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो सपोज, मान लो एक हेयर है, अगर इसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, हम कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना ले रहे हैं, तो एक जो आरबीसी होगी उसकी लेंथ जो है वो दिस मच, मतलब वो 1 मिलीमीटर जो होता है स्केल पे उतना बड़ा दिखेगा। हेयर इतना मोटा हो तो आरबीसी इतनी बड़ी दिखेगी। तो इस तरह से आप बाकियों का भी यहाँ पे लगा सकते हो कंपैरिजन की कौन कितना बड़ा होगा। तो मैंने हेयर से कंपेरिजन इसलिए किया क्योंकि आप हेयर से इजीली कंपेयर कर सकते हो, इजीली देख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक गेस कर सकते हो कि हाँ ये कितना छोटा होता है सेल। ओके, तो एक तो गया मोटी मोटा की मतलब इतना जो है इनका रेंज होता है। इवन बैक्टीरिया में भी कुछ की जो है साइज हो सकती है 10 to 20 माइक्रोमीटर, कुछ का जो है जैसे 0.3 माइक्रोमीटर। तो ये साइज जो है कुछ का बड़ा भी होता है। आइए देखते हैं जो डेविएशन है वो कैसे हैं। आजकल एक और चीज काफी न्यूज में है, वायरसेस। वायरस में सबसे ज्यादा न्यूज में है कोरोना वायरस। अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका साइज जो होता है वो 0.1 माइक्रोन के लगभग होता है। तो जो सबसे छोटी नॉन बैक्टीरियल सेल का साइज 0.3 होता है। जनरली बैक्टीरिया का साइज 1 to 3 माइक्रोन। तो बैक्टीरिया से भी ये क्या है, लगभग 10 टाइम्स छोटा होता है जो कोरोना वायरस का साइज है। ओके, लार्जेस्ट वायरस का साइज जो है वो अप टू 1 माइक्रोन या 10 माइक्रोन तक भी जा सकता है। ऐसे बैक्टीरिया भी जो है कुछ इतने बड़े होते हैं, अफ्रीका में खोजे गए, उनको आप देख सकते हैं नेकेड आई से, सेल लेवल के हो सकते हैं। लेकिन हम जो बात करते हैं मेजॉरिटी की, तो मेजॉरिटी की बात करें तो वो छोटे होते हैं, अप टू 1 to 2 माइक्रोन में ज्यादातर बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो कुछ वायरस जो होते हैं 0.1 या 2
और इवन कुछ का जो होता है 0.02 माइक्रोन भी होता है, इससे छोटे भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है वायरस टू वायरस। और अगर हम जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें जो साइज का वेरिएशन है उसके बारे में देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जैसे नॉर्मली जो होता है, नॉर्मल रेंज क्या है, 10 टू 20 माइक्रोमीटर या 10 टू 20 माइक्रोन हमने कहा। अब इसमें कुछ होते हैं हंड्रेड्स या कुछ जो है इवन सेंटीमीटर या मीटर तक के भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन्स कुछ इस तरह से होते हैं, हो सकता है आपने देखी हो इस तरह की स्ट्रक्चर। इसमें जो है इस तरह से रहता है, एक एक्सॉन हो गया और इससे जो है बहुत सारे टर्मिनल्स निकले होते हैं। तो जो न्यूरॉन होते हैं ये नर्व सेल होती है जो सिग्नल ले जाती है हमारी बॉडी में। जैसे आपके घर में केबल लगा होता है, वायर, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। ऐसे ही हम जो भी, जैसे हमें बुक को टच करना है तो बुक को टच करने के लिए सिग्नल जो होगा, या जो खाते हैं तो हमें मीठा तीखा जो भी टेस्ट आता है वो सिग्नल ब्रेन तक इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जाता है। उसको कौन ले जाता है? न्यूरॉन ले जाते हैं। तो न्यूरॉन होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स का साइज जो होता है इवन मीटर के ऑर्डर में होता है, मीटर तक लंबे हो सकते हैं। जैसे जो निकलते हैं यहाँ हमारी जो स्पाइनल कार्ड बैकबोन में, वहां से आएंगे हाथ तक, पैर तक, तो काफी लंबे होंगे। ऐसे ही जो सबसे बड़ी सेल होती है वो ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच एग यानी जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है, वो होता है 30 सेंटीमीटर तक उसका साइज हो सकता है। वो यूनिसेलुलर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सेल का साइज जो है वो वेरी करता है, कोई बहुत बड़ा है कोई बहुत छोटा है, लेकिन जो नॉर्मल साइज है यूकैरियोटिक सेल का हमारी बॉडी में सेल है वो इतना होगा। इससे छोटी भी हो सकती है, कुछ बड़ी भी होती है। जैसे आरबीसी की हमने बात की, आरबीसी जो ब्लड सेल होती है उसका साइज जो है वो 7 माइक्रोन है। ओके, ये हो गया साइज का कंपैरिजन, जो है किस तरह से सेल्स जो होती हैं। अब इनका शेप जो होता है वो वेरी करता है और वो डिपेंड करता है किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे एग की बात करें तो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा जो एक सेल है। न्यूरॉन्स हैं वो इस तरह से बड़े रहेंगे, स्टार शेप हो सकते हैं, यहाँ से ऐसे प्रोसेस निकलेंगी। WBC जो व्हाइट ब्लड सेल होती है वो अमीबा की तरह होती है, उसका शेप फिक्स नहीं होता है। प्लांट में जो ये स्क्लेरिड्स होती हैं वो कुछ इस तरह से दिखती हैं। अगर हम लीफ की बात करें उसमें मीजोफिल सेल्स होती हैं, इस तरह से वो भरी होती हैं। तो सेल्स जो होती है उनका साइज उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जो शेप होता है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, कि वो स्फेरिकल भी हो सकता है, इलांगेटेड भी हो सकता है, स्टार शेप भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। तो उसमें कोई ऐसा फिक्स जैसा नहीं है। क्यूबिकल भी हो सकता है, जैसे जो गैमीट बनाने वाली सेल्स होती हैं क्यूबिकल होती हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो ये वेरी करता है, ऐसा कुछ जो है फिक्स रूल जैसा नहीं कि इसका शेप ऐसे ही होगा। डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन इट विल वेरी। अब सेल्स जो होती हैं बेसिकली, हो आपने सुना होगा, दो टाइप की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। तो लाइफ का इवोल्यूशन जब हुआ, आप सबको पता होगा, ये पानी में हुआ, समुद्र में। ओके, और वहां से जो इवोल्यूशन हुआ तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट सारी सारी चीजें बन गई, पहले केमिकल्स बने, केमिकल से कॉम्प्लेक्स केमिकल्स बने, उन कॉम्प्लेक्स केमिकल में धीरे धीरे रिएक्शंस का मतलब को कंट्रोल करना आया, क्रिएट कंट्रोल करना शुरू किए। फिर धीरे धीरे उसमें एक जो है कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होता गया। तो उससे जो सबसे पहले लिविंग लाइक चीज बनी, मतलब तो वो था प्रोकैरियोटिक सेल। नॉन लिविंग और लिविंग के बीच जो होता है, नॉन लिविंग और लिविंग की बात करें, नॉन लिविंग में केमिकल्स आ जाएंगे, लिविंग में सेल्स आ जाएंगी। ये चाहे प्रोकैरियोटिक हो
या यूकैरियोटिक हो। अब इनके बीच में जो गैप है एक्चुअली, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है ये, यहाँ इनके बीच में एक्चुअली यो होता है वायरस। इसमें थोड़ा सा इसका भी करेक्टर है, थोड़ा सा इसका भी करेक्टर है। वायरस जो होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हो आप। इनको आप जैसे शुगर रखते हो, नमक रखते हो, जैम रखते हो, इनको आप सालों तक जो है रख सकते हो क्रिस्टलाइज करके, इन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ये होस्ट सेल के अंदर जाएंगे तो वहां पे क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा हैकर्स होते हैं, कंप्यूटर हैक कर लेते हैं। तो कंप्यूटर आपका ही रहेगा, आप सामने बैठे रहोगे और आपके सामने ही आपका पूरा अकाउंट लूट लिया जाएगा, जो भी फाइल्स हैं डिलीट कर दी जाएंगी। तो उस कंप्यूटर जो है कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका आपके लिए। ऐसे वायरस क्या करते हैं, जो सेल की मशीनरी है उसको हैक कर लेते हैं सेल के अंदर पहुंचते ही। तो सेल के बाहर इन्हें कोई खतरा नहीं, लेकिन जहां अगर मान, और ये स्पेसिफिक होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक मतलब इनका एक जो बीमारी है उसका वायरस ऐसा नहीं कि अगर कोई जैसे अभी मान लीजिए कोरोना चल रहा है, तो कोरोना बेसिकली ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहा है। और आपने सुना होगा, अभी कंफर्म तो नहीं है कि बैट से या चमगादड़ से आया हुआ है, लेकिन ये चमगादड़ को बीमार नहीं करता है। ऐसे ही बहुत सारी मतलब वायरस जो होती बीमारियां हो सकता है चमगादड़ में होती हैं, उसके वायरस हमारे अंदर हों, लेकिन वो हमें बीमार नहीं करेंगे, वो चमगादड़ को ही बीमार करेंगे। ऐसे ही देखोगे आप जानवरों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हमको नहीं होती। हमको जो बीमारियां होती है जानवरों को नहीं होती हैं। तो उसके पीछे रीजन यही है कि जो भी ये बीमारी करने वाले वायरस बैक्टीरिया होते हैं, ये स्पेसिफिक होता है इनका होस्ट। जैसे कि आप जो है मैथ पढ़ रहे हो तो आप जो है आर्ट का एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, आर्ट पढ़ रहे हो तो मैथ का एग्जाम नहीं पास कर पाओगे, समथिंग लाइक दैट। ये बहुत स्पेसिफिक होता है इनका इंटरेक्शन, और लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का करेक्टर शो करते हैं। तो इनको हम बाद में थोड़ा पढ़ेंगे बस। तो ये इनको बाकी इनको लिविंग में नहीं रखा गया है, क्योंकि लिविंग थिंग्स को आपको जो है हम क्रिस्टलाइज करके या फिर ऐसे ही नहीं रख सकते हैं सालों साल, जस्ट पैक करके। ओके। और इनके अंदर कोई सेल नहीं होती है, और सेल नहीं होती इसीलिए इन्हें जो है नॉन लिविंग, ये जस्ट जो है बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के। बाकी इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है, जैसे कोरोना में लिपिड भी होता है। तो जहां पे लिपिड होगा वहां पे सोप से वाश करना जो है काम करेगा, लेकिन मान लीजिए अगर इसमें लिपिड नहीं है तो वहां पे आपको अल्कोहल से ही काम चलाना पड़ेगा, वहां सोप उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इफ सम वायरस डू नॉट हैव लिपिड देन इट वोंट बी सो मच हेल्पफुल, देन सैनिटाइजर विल बी बेटर ऑप्शन, अदरवाइज सोप इज एज गुड एज द सैनिटाइजर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि तो जो लाइफ की ओरिजिन हुई केमिकल से, वायरस लाइक एंटिटी बनी, फिर इनसे जो है लिविंग थिंग्स बन गई, प्रोकैरियोटिक बने, फिर प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल्स बनी। तो उसको एक्सप्लेन करने के जो ऑर्डर है, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको बताई कि ऐसे नहीं होता है कि डायरेक्ट आप जो है फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिए, फिर उसके बाद 10th में पहुंच गए, फिर आप जो है ग्रेजुएशन किया, फिर आप डॉक्टर बन गए। इट्स नॉट लाइक दैट। There is a sequence and everyone have to go to the sequence. If they are not following the sequence, they have to be stuck in between, they are not going to complete the course. So nature have also its law and everyone have to follow these rules. तो नॉन लिविंग से लिविंग पे आ गए हम। लिविंग में हमें मिली दो तरह की सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अब इनके बीच डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो प्रो मतलब होता है कि आप इस तरह से पुराने टाइप का, तो ये प्रिमिटिव सेल्स होती हैं। और ये एडवांस्ड। बाकी चीजें हम डायग्राम बना के क्लियर कर लेते हैं।
तो ये हो गया एक यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे हमने प्लांट सेल बनाया हुआ था। यहाँ पे सबसे बाहर आपको मिल जाएगा ये सेल वॉल हो गया, ये बड़ी सी इसमें वैक्यूल होगी, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हम शॉर्ट में यार लिख देते हैं, और यहाँ पे ये गोल्गी बॉडी या कहीं कहीं पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी लिखते हैं इसको, और ये जो है बीच बीच में राइबोसोम्स हैं। तो कुछ इस तरह से दिखेगी प्लांट सेल, बड़ी सी वैक्यूल होगी, न्यूक्लियस ईआर, ये सारे कंपोनेंट्स होंगे। अब ये जो है ये मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और ये मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन है पूरा वो ऑर्गेनेल के ऊपर। इसमें क्या होगा, यहाँ तो कुछ इस तरह से रहेगी इसकी स्ट्रक्चर। सबसे बाहर होगी सेल वॉल, यहाँ भी इसको बोलते हैं मीसोसोम। ये इसका न्यूक्लिक एसिड होता है, या फिर इसको जीनोम बोल सकते हैं आप इसका, बैक्टीरिया का सर्कुलर होगा जो कि न्यूक्लियस से आप देखोगे यहाँ ये सब लाइन वाली स्ट्रक्चर है, तो वहाँ न्यूक्लियो जीनोम होता है वो लीनियर होता है। इसको मैं अगर थोड़ा क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिखेंगी, और ये तो लीनियर होती हैं, और ये जो छोटे छोटे राइबोसोम हैं, ये जो है गैस वेसिकल्स है, वहाँ वैक्यूल्स होते हैं, यहाँ वेसिकल्स होती हैं, बाकी और भी कई सारी चीजें वह अंदर रहती हैं। और ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो आप देखोगे इसमें जो है एक ही मेम्ब्रेन है, उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन वाला ऑर्गन नहीं है। यहाँ पे क्या है, वैक्यूल के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के ऊपर भी, ईआर के ऊपर भी, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी, और गोल्गी बॉडी के ऊपर भी। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस या उसकी तरह के ऑर्गेनल होंगे प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में वो ऐसा नहीं होगा। दूसरा डिफरेंस होता है राइबोसोम, यहाँ पे 70 यस होते हैं। यस क्या होता है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब राइबोसोम पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो राइबोसोम है वो 80s होता है यूकैरियोट्स में। तो ये दो डिफरेंस हो गए। तीसरा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वगैरह होगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी। उसके लिए यहाँ पे मीसोसोम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। यहाँ पे बड़ी सी वैक्यूल होगी, यहाँ पे वैक्यूल नहीं होगी, उसकी जगह गैस वेसिकल्स होंगी। इसमें एक और स्ट्रक्चर होती है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं इसको, या इसका दूसरा नाम दिया गया है, कॉमनली इसको प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड में होता है जो एंटीबायोटिक्स आप खाते हो, जैसे स्टेप्टोमाइसिन हो गया, एम्पलीसिलिन हो गया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पे जीन होते हैं जो प्लाज्मिड होता है। तो प्लाज्मिड जो होता है प्रोकैरियोट में होगा और यूकैरियोट में नहीं होगा। तो ये तो हो गया कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस। अगर हम बायोकेमिस्ट्री में आए तो यहाँ पे जो प्लांट सेल है तो इसकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। इसकी जो सेल वॉल है बैक्टीरियल सेल, ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकैन का। तो ये कुछ मेन डिफरेंस हो गए। बाकी इसमें फ्लैजिला होता है, जो फ्लैजिला होगा वो बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। जो यूकैरियोट में फ्लैजिला होता है ये बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, और उसका अरेंजमेंट होता है 9+2, मतलब 9 जो है ऐसे होता है ये।
9 फिलामेंट जो होता है वो होंगे पेरीफेरी पे, और 2 फिलामेंट सेंटर में होते हैं, इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला में होता है। प्लांट में फ्लैजिला बेसिकली नहीं होता है ज़्यादातर। प्रो जो यूनिसेलुलर होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स वहाँ पे होगा, या फिर जो जूस्पोर होते हैं उसमें होते हैं, या फिर कुछ सेल्स होती है एनिमल्स में वहाँ पे होगा। बाकी इसमें जो है सीलिया फ्लैजिला यहाँ पे नहीं होते बैक्टीरिया के केस में। यहाँ पे जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉप्स ये सब हो सकता है। तो ये जो होता है मेन डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में। तो एटलीस्ट आपको ये 3-4 डिफरेंस याद रखने हैं। पहला डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियस जो है यहाँ होगा, प्रोकैरियोट में नहीं होगा। दूसरा डिफरेंस राइबोसोम यहाँ 70s होगा, यहाँ 80s होगा। तीसरा डिफरेंस यहाँ वैक्यूल होगी, यहाँ वैक्यूल नहीं होगी, छोटी छोटी गैस वेसिकल्स हो सकती हैं। फोर्थ डिफरेंस जो है मीसोसोम होगा, जो एनर्जी देगा बैक्टीरिया में। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उसकी जगह मीसोसोम होगा। मीसोसोम क्या होता है, फोल्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। पांचवा डिफरेंस यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी प्लाज्मिड होता है, उसमें नहीं होता है। इसमें जो डीएनए है सर्कुलर होता है, इसमें लीनियर होता है। छठवां डिफरेंस आप बता सकते हो। सातवां डिफरेंस आप बता सकते हो, जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो ये जो है कुछ मेन डिफरेंसेज हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में। अब कल हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया के बारे में, उनका शेप, साइज और क्या क्या बीमारियां उनसे होती हैं। तो कल हम डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।